अगर आप पुर्तगाल में सेट होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो जो वीज़ा मैं बताने जा रहा हूँ इस वीज़े के थ्रू अप्लाई करें। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा का नाम क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी वीज़ा फ़ी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोग मिस ना कर सकें। तो बेनिफिट की बात करें तो डेफिनेटली आप वहाँ पे रह सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा यूरोप में आप इजीली पूरे यूरोप के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो आप ये वीज़ा इजीली ले सकते हैं। प्लस फैमिली आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहें तो फैमिली के साथ भी शिफ्ट हो सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी वहाँ पे पैदा होता है और आपके पास वहाँ का पीआर है तो वो डायरेक्टली जो है एलिजिबल हो जाता है सिटीजनशिप के लिए, मतलब वो पुर्तगाल का शहरी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन जो है वहाँ पे आप उसको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं ये आपको मिल जाती हैं। अच्छा, जिस वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ इस वीज़े का नाम है डिजिटल नोमैड वीज़ा। मोस्टली लोग इसको क्या समझते हैं कि इस वीज़े के ऊपर आप वहाँ पे जा नहीं सकते, आपको रिमोटली काम करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीज़े के अंदर दो तरह की टाइप्स हैं इस वीज़े के अंदर। एक है टेम्परेरी स्टे वीज़ा है और एक है रेजिडेंस वीज़ा। दोनों में फ़र्क क्या है मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक तो टेम्परेरी स्टे वीज़ा जो है वो आप वहाँ पे रह तो सकते हैं लेकिन उसको रेजिडेंस परमिट में आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। और जो रेजिडेंट परमिट है वो आप रेजिडेंस वीज़ा जो है जब आप वो ले लेते हैं तो आप क्या होते हैं एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। 2024 की बात करूं तो अब तक 2600 के करीब वीज़ाज ये इशू किए जा चुके हैं। अच्छा, इसमें जो टेम्परेरी स्टे वीज़ा है अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपको मल्टीपल एंट्रीज के लिए वैलिड होता है, मतलब आप 1 साल के लिए वैलिड होता है और 1 साल में आप मल्टीपल टाइम्स वहां पे जा सकते हैं। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि आप इसको रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। जबकि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसमें यह है कि ये 4 मंथ के लिए वैलिड होता है और जब आप लैंड करते हैं तो आप अपना जो रेजिडेंट परमिट होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये जो टाइप है ये D8 वीज़ा कहलाता है, D8 वीज़ा। और ये आपको रेजिडेंस परमिट देता है 2 साल के लिए। इसको एवरी 2 इयर्स के बाद आपने क्या करना होता है, रिन्यू कराना होता है। और जब आप 5 साल गुजार लेते हैं तो आप इसको पीआर में जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट होता है उसके अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और सिटीजनशिप के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। वीज़ा फ़ी की बात करूं तो 75 यूरो जो है ये टेम्परेरी स्टे वीज़ा की फ़ीस है। 90 यूरो जो है वो लॉन्ग टर्म है जो कि आपको रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करता है। 80 यूरो जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी है रेजिडेंसी की एप्लीकेशन की। और 70 यूरो जो है वो इशुएंस कार्ड के हैं जो आपका रेजिडेंस कार्ड इशू होता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके पास वैलिड पासपोर्ट, तस्वीर और आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो आप रिमोटली किसी भी कंपनी के साथ कर रहे हैं। लाइक मोस्टली जो है आप कह सकते हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर बनाती हैं कंपनीज, वो आईटी की जो कंपनीज होती हैं, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह की होती हैं, वो पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली बाहर काम कर रही होती हैं। तो ये जो वीज़ा होता है बेसिकली अगर आप ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो आपको इसको लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। या यूं कह लें कि आपको ये प्रूफ दिखाना ही पड़ता है कि आप रिमोटली ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 3280 यूरो पर मंथ आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होना चाहिए। और क्लोजिंग की बैलेंस की बात करूं तो 9840 यूरो ये आपके बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा रिटर्न टिकट है और एक आपने वो लिखना होता है, लेटर लिखना होता है इंग्लिश में कि भाई आप क्यों मूव होना चाहते हैं वहाँ पे, जिसको आप रिक्वेस्ट लेटर कह सकते हैं। टिकट आपको चाहिए होता है। इसके अलावा आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और एक आपको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होता है पुर्तगाल में।
कि पुर्तगाल में आपके पास रहने के लिए प्लेस है तो उसका एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, वो आपको लेना पड़ता है। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। प्रोसेस की बात करूँ तो सिंपल सा प्रोसेस है, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपने एम्बेसी के अंदर सबमिट करने होते हैं। 90 डेज़ का ये प्रोसेस होता है। 90 डेज़ के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। जो आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो 4 मंथ के लिए वैलिड होता है। आपने 4 मंथ के अंदर ट्रैवल करना होता है और वहाँ पे जाके अपना जो रेजिडेंस परमिट होता है उसके लिए अप्लाई कर देना होता है। और बाकी जो रेजिडेंस वीज़ा होता है, टेम्परेरी वीज़ा होता है, वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और आप वहाँ पे जाके वो 1 साल तक रह सकते हैं। आप चाहें तो इन आउट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स का वो वीज़ा होता है, मल्टीनिटी का वीज़ा होता है। इसके अलावा जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है उसमें आप जाके वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस को अप्लाई करते हैं, जो कि 2 से 12 हफ्ते के करीब जो है उसका टाइम प्रोसेस होता है, वो आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर आ जाता है। तो ये थे डिजिटल नोमैड वीज़ा के बेनिफिट थे जो मैंने आपको बताया, उसका प्रोसेस बताया। कुछ भी आपकी क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछना है, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और एक चीज़ ये कि अगर आपने इसी तरह के डिजिटल नोमैड वीज़ास कौन कौन सी कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर देखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 11 के करीब ये कंट्रीज़ हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।